Hello guys, so welcome to all of you in the world of the physics. Today we are going to discuss about the very first chapter of the 11th class, that is the physical world. In this chapter we will study about the very basics of the physics. Many students argue that this chapter has no importance, it's of no use, no question will be asked from this chapter. Just definitely इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में, आईआईटी के एग्जाम में या बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा. बट स्टिल आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो, टू गो थ्रू दिस चैप्टर, because in this chapter you will come to know what the science is, what the physics is. अब जिस सब्जेक्ट को हमने पढ़ना है, स्टडी करना है, समझना है, तो पहले वो है क्या ये हमें ज़रूर समझना चाहिए, तभी हम उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे. आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है फिजिक्स को एज अ कैरियर चूज करेंगे. आप सभी नेक्स्ट 5 और 6 ईयर्स फिजिक्स को पढ़ने वाले हो, तो आपके लिए ये जान लेना जरूरी है फिजिक्स है क्या, व्हाट द फिजिक्स इज. तो ये लेक्चर, ये चैप्टर जरूरी है टू क्रिएट द इंटरेस्ट इन द फिजिक्स, टू फॉल इन लव विद द फिजिक्स. तो आइए हम बात करते हैं आज हम इस लेक्चर में क्या स्टडी करेंगे, क्या टॉपिक्स रहेंगे हमारे. तो फर्स्ट इज हम डिस्कस करेंगे व्हाट द साइंस इज. सेकेंडली द साइंटिफिक मेथड, क्लासिफिकेशन ऑफ द साइंस, फिजिक्स क्या है, व्हाट इज द फिजिक्स, स्कोप ऑफ द फिजिक्स, बेसिक फोर्सेस इन नेचर एंड लॉज ऑफ कंजर्वेशन. तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं. बड़ा इजी है, इससे आपका इंटरेस्ट फिजिक्स में बिल्टअप होगा और पूरे 2 इयर्स +1 एंड +2 हमने फिजिक्स का क्या कुछ पढ़ना है उसके हम थोड़ा गो थ्रू हो जाएंगे. ठीक है जी, तो चलते हैं. तो फर्स्टली हम बात करते हैं द वेरी बेसिक, व्हाट इज साइंस. व्हाट इज साइंस, द बेसिक क्वेश्चन. साइंस आपने अब तक 10 इयर्स पढ़ा होगा. साइंस साइंस साइंस, काफी टाइम हो गया आपको साइंस के बारे में पढ़ते हुए. तो ये जान लीजिए पहले ये साइंस है क्या. भाई बहुत सारे बच्चे होते हैं वेरी इंटेलिजेंट, काफी अच्छे मार्क्स आते हैं, बट जब उनको पूछा जाता है डिफाइन साइंस, तो व्हाट इज साइंस, दे आर क्वाइट. जब व्हाट इज फिजिक्स, दे आर साइलेंट. तो साइंस, साइंस जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड साइंटिया से आया है. लैटिन वर्ड साइंटिया, जिसका मीनिंग होता है टू नो. दैट मीन्स किसी चीज के बारे में जानना, किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, टू नो समथिंग. एक संस्कृत वर्ड है विजना, अरबिक वर्ड है इलम. इन दोनों वर्ड्स के भी सिमिलर मीनिंग्स हैं. दे ऑल्सो मीन्स नॉलेज. तो जो साइंस है दैट इज बेसिकली गैदरिंग ऑफ नॉलेज. अच्छा देखिए, जब एक बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो क्या करता है वो, उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं. जब वो अपने अराउंड देखता है, नेचर को देखता है, पहली बार बहुत सारी इवेंट्स को फर्स्ट टाइम देखता है, तो उसके माइंड में बहुत सारी क्वेश्चंस ने, बहुत सारे आइडियाज आते हैं, क्वेश्चंस अराइज होते हैं. वो अपने पेरेंट्स से पूछता है ये रेन कहाँ से आ रही है, क्या हम बस में जा रहे हैं तो ये ट्रीज पीछे क्यों जा रहे हैं, अर्थ क्यों क्या है, ये कैसे आ गया. तो बच्चा अक्सर क्वेश्चन पूछता है, बट इन सब के बारे में फाइंड आउट हो चुका है, तो वो अपने पेरेंट्स से या अपने टीचर से इस सब के बारे में जान लेता है. बट आप सोचिए अगर हम बिल्कुल बैक चले जाएं, आदि मानव टाइप में चले जाएं, तो उस टाइम भी ये इवेंट्स होते थे. तो उस टाइम के ह्यूमन बीइंग में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हुए जिनका आंसर नहीं था. तो इससे बहुत क्यूरियोसिटी पैदा हुई. उन्होंने जानने की कोशिश की ये क्यों हो रहा है, अर्थ क्यूबसाइज ये कैसे आ गया, लूनर इक्लिप्स क्या है, सोलर इक्लिप्स क्या है, ये दिन और रात कैसे बन रहे हैं, ये सूर्य है इतना बड़ा आग का गोला जो आ गया और फिर रात को कहां चला गया, ये चांद में लाइट कैसे आ रही है,
how the stars are twinkling. There are many questions. How my body works. तो क्या किया, धीरे धीरे माइंड में क्वेश्चन अराइज हुए और इनके बारे में सोचना शुरू किया. एक्सरसाइज ऑफ आइडियाज, आइडियाज की एक्सरसाइज की, बार बार सोचा और धीरे धीरे हमारे पास जो नॉलेज कलेक्ट होनी स्टार्ट हुई. देखिए, जब तक हम कोई इवेंट है, कोई फिनोमेना, जब तक उसका ट्रुथ नहीं पता, द ट्रुथ बिहाइंड द इवेंट हमको नहीं पता, तब हम क्या करता है, इंसान उसके बारे में कुछ ना कुछ वहम बना लेता है, सुपरस्टिशंस बना लेता है. जैसे सोलर एक्लिप्स के बारे में बहुत सारी सुपरस्टिशंस हैं, अर्थक्वेक के बारे में बहुत सारी सुपरस्टिशंस हैं, है ना. लेकिन जब हम उनको अच्छे तरीके से सोचते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो जो उनकी पिछली, जो उनके बैक में जो सच है, उसका ट्रुथ है, वो निकल के आना शुरू हो जाता है. लॉजिकल रीजनिंग के बेस्ड जो फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट से फिर हमें पता चलता है कि दिस इज द ट्रुथ. देन हम उसको किस में काउंट करते हैं, साइंस में काउंट करते हैं. क्लियर हुआ. तो बेसिकली साइंस में हम क्या कर रहे हैं, इट इज बेसिकली द सर्च फॉर द ट्रुथ. सिंपल डेफिनेशन यू कैन से, इट इज द सर्च फॉर द ट्रुथ बिहाइंड एनी इवेंट, बिहाइंड एनी फिनोमेना. ओके. और हम जो ये सर्च है, जो इंफॉर्मेशन है, ये हम कैसे गैदर करेंगे. देखिए, जितने भी हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, दो मेथड्स हैं हमारे पास. आइदर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस, एक तो हम ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, एंड सेकंड इज एक्सपेरिमेंट, सेकंड हम एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं. क्लियर. तो इन दो मेथड से जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, नॉलेज कलेक्ट करते हैं, जब उसको हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं, पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं, तब वो क्या बन जाता है, साइंस बन जाता है. तो साइंस इज बेसिकली द नॉलेज gained from the observations and experiments when arranged in a particular sequence, that becomes science. Clear? तो आगे हम बात करते हैं साइंटिफिक मेथड. जब भी कोई रिसर्च होता है, तो जो साइंटिस्ट हैं वो एक साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं. अब ये मैं आपको बता दूं, ये जो साइंटिफिक मेथड है, ये सिर्फ रिसर्च के लिए नहीं है. वी शुड अप्लाई दिस इन आवर डेली लाइफ. आपको भी इसको डेली लाइफ में अप्लाई करना चाहिए. जो भी अप्रोच है, आपकी जो अप्रोच है, एटलीस्ट एक साइंस स्टूडेंट की जो अप्रोच है, वो साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए. उसे साइंटिफिक मेथड के साथ सोचना चाहिए. हर एक फिनोमेना, हर एक इवेंट में उसके माइंड में क्वेश्चन आने चाहिए भी, ये क्यों हो रहा है. अब जैसे हमने बात की, जब तक हमें किसी घटना का सच नहीं पता, तो वो हमारे लिए क्या है, एक सुपरस्टिशन है. सुपरस्टिशन क्या होता है, जैसे सपोज करो किसी पर्सन के साथ या कुछ पर्सन के साथ कुछ हैपनिंग्स होगी 2-3 बार, तो वो उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई वहम बना लेते हैं. जैसे सपोज करो एक सड़क है, वहां पे एक शार्प टर्न है, मोड़ है, और उस मोड़ पे सपोज करो 4-5 एक्सीडेंट हो गए कुछ दिनों में, तो लोगों का वहां पे वहम बन जाएगा भी यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे ऐसा कुछ है जिसके कारण ये हो रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो वहां पे एक सुपरस्टिशन बन गया. बट साइंस स्टूडेंट है, उसको ऐसे नहीं मान लेना चाहिए भी हाँ ये ऐसा हो रहा है जी, यहाँ पे कुछ है जिसके कारण ये हो रहा है. आपने क्या उसका रिसर्च किया, क्या साइंटिफिक मेथड के साथ उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की, क्या रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश की, जो ट्रुथ है, व्हाट इज द ट्रुथ बिहाइंड दैट. जो पर्संस जिनका एक्सीडेंट हुआ वो कौन थे, क्या उन्होंने ड्रिंक तो नहीं की थी, डे टाइम एक्सीडेंट हुआ या नाइट टाइम एक्सीडेंट हुआ, क्या वहाँ जो टर्न है, वो टर्न जो है, जो मोड है, वो कोई हिडन मोड तो नहीं है, क्या वहाँ पे सड़क में कुछ ऐसे अप डाउन तो नहीं है जिससे गाड़ी इम्बैलेंस होती हो. तो ये हमको ऑब्जर्व करना होगा, वहां पे देखना होगा, रीजंस फाइंड आउट करने होंगे, तब जाके लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड हमारे पास फैक्ट्स निकल के आएंगे, ट्रुथ निकल के आएगा, उसे हम कहेंगे साइंस. क्लियर हुआ. तो साइंटिफिक मेथड क्या है, तो फर्स्टली हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज ऑब्जर्वेशंस. हम जो भी ऑब्जर्वेशन से बहुत सारी नॉलेज है जो इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं. ऑब्जर्वेशन बड़ा सिंपल है. जैसे सपोज करो आपने चीनी खाई है, शुगर, और आपने टेस्ट किया, है ना, टेस्ट से आपको पता चला उसका भी जो चीनी है ये मीठी होती है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है. ऑब्जर्वेशन जो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंसेस, 5 सेंसेस हैं. हम टेस्ट करके चेक कर सकते हैं, हम लिसनिंग से कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख के कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं, टच करके, फील करके कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं. क्लियर. तो अलग अलग सेंसेस से आप ऑब्जर्वेशंस कर सकते हो. जैसे आपने हम बात की
हमने टेस्ट से ऑब्जर्व किया भी जो चीनी है वो मीठी है। ऐसे देखिए जो न्यूटन है, न्यूटन ने ऑब्जर्व किया, फर्स्ट टाइम आपने कहानी सुनी होगी, सबने सुनी होती है कि न्यूटन है, उन्होंने देखा एक एप्पल था जो नीचे गिर रहा था। तो न्यूटन ने ऑब्जर्व किया जो ट्री से जो एप्पल जब गिरा तो नीचे क्यों गिरा, वो ऊपर वाली डायरेक्शन में क्यों नहीं गया, या लेफ्ट या राइट किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं गिरा, व्हाई दिस फॉल्स लाइक दिस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो फर्स्ट वाज ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्व किया न्यूटन ने, और उसके साथ ही उनके माइंड में क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। जहां पे मैं क्लियर कर दूं, अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो क्वेश्चन आस्किंग स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हर एक बात पे टीचर से बार बार क्वेश्चन कीजिए, सर ये क्यों, सर वो क्यों। अगर आप क्वेश्चन पूछोगे फिर ही समझ पाओगे। यू आर नॉट इन द रिलीजन क्लास, हम किसी कथा में किसी कीर्तन में नहीं बैठे कि जो चल रहा है ठीक है। ये साइंस की क्लास है, सो यू हैव टू आस्क व्हाई दिस हैपेंस, वेयर, व्हाट। ये क्वेश्चंस आपको पूछने होंगे तभी कुछ पता चलेगा। हर एक क्वेश्चन से नई जो डिस्कवरीज होती हैं। तो न्यूटन के माइंड में क्वेश्चन आया व्हाई दिस हैपेंस, व्हाई इट इज फॉलिंग डाउनवर्ड। तो सेकंड जो चीज है हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स। नॉलेज हम कलेक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट से। तो न्यूटन ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए डेफिनेटली। उन्होंने जैसे क्या किया, जो एप्पल है इसको ऊपर फेंक के देखा, फिर भी जो नीचे आ गया। इसको इंक्लाइंड प्लेन पे फेंका, फिर भी जो नीचे आ गया। तो अलग अलग तरीके से हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। हम एक्सपेरिमेंट्स करके चेक करते हैं भी वही ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, मैच हो रहा है, या कुछ ये भी होता है कुछ चीजों में डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट्स ही होते हैं, उन्हीं से हमें नॉलेज मिलती है। जैसे आपने एक सर्किट लगा लिया, ओहम्स लॉ का पढ़ा होगा आपने, तो हम उस सर्किट्स में क्या करते हैं, वोल्टेज देते हैं, वोल्टेज बढ़ाते हैं, करंट बढ़ता है। तो हम एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा। क्लियर। तो ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। इन दोनों में से हम क्या करते हैं, नॉलेज कलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग का क्या मतलब है, अब जब न्यूटन ने ये देख लिया, एक्सपेरिमेंट्स भी कर लिए कि कोई भी चीज है वो अर्थ उसको क्या करेगी, अपनी तरफ खींच लेगी। तो जहां से माइंड में निकल के आया भी कोई ना कोई फोर्स है, अर्थ के पास कोई ना कोई अट्रैक्टिंग फोर्स है जिससे वो हर एक चीज को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो गई, सॉरी क्वालिटेटिव रीजनिंग होगी। इट इज क्वालिटेटिव रीजनिंग, ये क्वालिटी निकल के आ गई, इट इज क्वालिटेटिव रीजनिंग। ये क्वालिटी निकल के आ गई, कोई फोर्स है जिससे अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर हुई बात। अब दूसरी बात आ गई क्वांटिटेटिव रीजनिंग की। अब क्वांटिटेटिव में उन्होंने क्या देखा, जब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स में क्या देखा भी, जो फोर्स है अलग अलग बॉडीज के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखा। हमने देखा भी जो जिस बॉडी का मास कम है उस पर कम अट्रैक्शन लग रहा है, जिस बॉडी का मास ज्यादा है उस पर ज्यादा अट्रैक्शन लग रहा है। तो जैसे फोर्स की जो क्वांटिटी निकल के आई, जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो मास पे डिपेंड कर रही है। मास ज्यादा होगा फोर्स ज्यादा होगा, मास कम होगा फोर्स कम होगा। एंड सेकेंडली ऑब्जर्व किया, ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रही है। आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आप फॉर्मूला जानते होंगे। तो अगर मतलब दूर है ऑब्जेक्ट तो उस पर फोर्स कम लगेगा, अगर वो नियर बाय है तो फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो यहां से जो क्वांटिटेटिव जो रीजनिंग है, क्वांटिटी का पता चल रहा है कि मास के वेरिएशन से भी फोर्स में वेरिएशन आएगा, और डिस्टेंस के वेरिएशन में भी फोर्स में क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। सो दिस इज क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्लियर। अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, क्वालिटेटिव पता चल गया, क्वांटिटेटिव पता चल गया, उसके बाद आता है मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो हम जो साइंटिस्ट है वो एक मैथमेटिकल मॉडलिंग, बेसिकली आप कह लो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे हमारे पास ग्रेविटेशन के केस में न्यूटन ने फॉर्मूला बनाया, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यू नो दिस फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है भी, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगेंगी दो बॉडीज के बीच, वो क्या होगी, F, ये फॉर्मूला है उसका। इस फॉर्मूले के साथ आप वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस निकाल सकते हैं। अलग अलग केसेस में और भी बहुत सारे फॉर्मूले हमने डेवलप किए हैं। तो एक मैथमेटिकल मॉडल बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, हम उस मॉडल के साथ क्या कर सकते हैं, हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे अब ये मॉडल निकल के सामने आ गया, अगर आपके पास अब ये दो मार्कर है, अगर आपने बताना है ये दो मार्कर हैं जो इनके बीच कितना अट्रैक्टिव फोर्स है, तो आप क्या करोगे, सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करोगे, आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा कितना है। आप इसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो। अर्थ और
मून के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहीं बैठे बैठे आप क्या करोगे, अर्थ का मास पुट करोगे, मून का मास पुट करोगे, बीच में डिस्टेंस पुट करोगे, जी की वैल्यू पुट करोगे, तो आपके पास फोर्स निकल के आ जाएगा कितना है। सपोज करो अच्छा आप जहां से एक बॉल है ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है जी, जब जब नीचे जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाएगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अब जो नीचे हिट करेगा ग्राउंड को, तो वो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, कैसे बताओगे? अब ये तो नहीं है आप जाओगे बॉल को गिराओगे फिर देखोगे, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको, आप यहीं बैठे बैठे ही बता सकते हो। अगर 15 मीटर की हाइट से मैं बॉल छोड़ रहा हूं तो जमीन पे टकराएगा, कितनी वेलोसिटी से टकराएगा, मैं इसका फीचर पहले ही बता सकता हूं। कैसे बता सकते हो? आपके पास फॉर्मूला, एक मैथमेटिकल मॉडल है, एक फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, वैल्यूज पुट करूंगा और मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। तो मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूं। सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्यूचर प्रेडिक्शन, जो मैथमेटिकल मॉडल आया उसके बेस पे हम किसी चीज का फ्यूचर है जो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन होगी, जो हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग के बेस पे जो हमने एक थ्योरी बनाई, एक सिद्धांत बनाया, उसके बेस पे हमने कुछ फ्यूचर प्रेडिक्ट किया, ऐसा होगा। अगर वो एक्चुअली वैसा हो रहा है तो हम कहेंगे वो मॉडल क्या है, ठीक है, ओके है, करेक्ट है। अब जरूरी नहीं जब हम जो हमने एक फॉर्मूला तैयार किया उससे जो प्रेडिक्शन हो रही है वो सच में वैसा हो सकता है हो सकता है ना हो, तो उसका जो वेरिफिकेशन करना होगा। इस जो चीज है, जैसे हम बात कर रहे थे, सपोज करो हमने ऊपर से एक बॉल फेंकी, नीचे हिट करेगी, कितनी वेलोसिटी होगी हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे, बाद में हम इसको एक्सपेरिमेंटली करके भी देखेंगे। अगर वो जितनी फॉर्मूले से आई है उतनी ही वैसे भी एक्सपेरिमेंट से आ गई, मैच कर गया डाटा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्सिफिकेशन कह देंगे हम उसको। बहुत सारी थ्योरीज, देखो देखो साइंस की ब्यूटी क्या है, what is the beauty of the science here? No theory is final theory. Science is not rigid, science is flexible. अगर साइंस को लगता है भी मेरी ये वाली बात गलत थी तो साइंस उसको मान लेता है। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। रिलीजन नहीं मानता, साइंस मान लेता है, ये मेरी बात गलत थी, ओके मैं इसको मान लेता हूँ, ये थ्योरी ऐसे ठीक है। तो अगर कोई थ्योरी रिजल्ट्स, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट मैच कर जाए तो वो थ्योरी ठीक है, वो ओके है। अदरवाइज हम उसको क्या कह देते हैं, फॉल्स कह देते हैं, उसकी जगह न्यू थ्योरीज आ जाती हैं। तो साइंस इज एवर डायनामिक, साइंस चेंज होती रहती है। किसी टाइम हम मानते थे जियोसेंट्रिक मॉडल, अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, बट बाद में हमें पता चला दैट इज रॉन्ग, हेलियोसेंट्रिक मॉडल इज द ट्रुथ, सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। क्लियर? तो ये साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक अप्रोच है, इसको अपनी डेली लाइफ में भी हम ऑल स्टूडेंट्स शुड अप्लाई इट। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस की। तो साइंस को बेसिकली मैं क्लासिफाई करता हूं दो कैटेगरीज में, वन इज द फिजिकल साइंसेस एंड सेकंड इज द लाइफ साइंसेस। फिजिकल साइंसेस क्या है? इन विच वी स्टडी अबाउट द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? और लाइफ साइंसेस में क्या है? इन विच वी स्टडी अबाउट द लिविंग ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए फिजिकल साइंसेज में क्या आ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, स्पेस फिजिक्स एटसेट्रा, मेनी मोर। ये फिजिकल साइंसेज। एंड इन लाइफ साइंसेज वी डील्स विद बॉटनी, जियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फोरेंसिक साइंस एटसेट्रा एंड मेनी मोर। And out of these we are going to focus on physics. So the question is what the physics is, the ultimate question. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं सर फिजिक्स क्या है, और मैं पूछता हूं बेटा फिजिक्स क्या नहीं है। फिजिक्स क्या नहीं है? एवरीथिंग अराउंड अस that is under the scope of the physics, that is under the principles of the physics. जो physics word है, it is derived from a Greek word physis. Physis, जो Greek word है physis, इससे हमने word derive किया है physics. एंड अगर physics physis का मीनिंग देखो आप, तो इसका मीनिंग होता है nature. That means physics means nature.
Now think how vast the nature is and how vast the physics is. Just spread your arms and feel the essence of the physics. Physics is so wide. So physics, a simple definition अगर आपको बताऊं फिजिक्स की, फिजिक्स क्या है? It is the study of nature and natural phenomena. आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो, जो भी नेचुरल फिनोमिना है, नेचर है, उसकी हम जिसमें स्टडी करते हैं, दैट इज फिजिक्स. क्लियर? और आप कह सकते हो इट इज द सेट ऑफ लॉज, द सेट ऑफ लॉज दैट गवर्न्स द यूनिवर्स. द सेट ऑफ लॉज दैट गवर्न्स आवर यूनिवर्स. हमारे इस यूनिवर्स को कुछ लॉज, जब देखो एक बात आपको बताऊं, ये जो साइंस है, जो फिजिक्स है, ये ऑलरेडी नेचर में है. जैसे जैसे ये ब्रह्मांड बना, यूनिवर्स बना, तो उसने कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत अडॉप्ट कर लिए जिनके बेस्ड के ऊपर ये बना है. तो वही हम जस्ट क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स क्या कर रहे हैं, हम जस्ट उनको फाइंड आउट कर रहे हैं. क्लियर हुई ना बात? तो ये जो लॉज हैं हमारे यूनिवर्स के, जो इस यूनिवर्स को चला रहे हैं, उन लॉज को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स. सो इट इज द सेट ऑफ लॉज दैट गवर्न्स आवर यूनिवर्स. कहीं हो सकता है कोई और यूनिवर्स हो और किसी डिफरेंट यूनिवर्स के कुछ डिफरेंट लॉज हो सकते हैं, उसकी कोई डिफरेंट फिजिक्स हो सकती है, बट हमारे यूनिवर्स की जो फिजिक्स है हम वो स्टडी करेंगे. और आप क्या कह सकते हो कि जो सारे का सारा यूनिवर्स है, ये दो ही चीजों से बना है. सोचो कौन सी? सोचो, बड़ा तेज दिमाग होता है आपका, तो सोच सकते हो दो ही चीजों से पूरा यूनिवर्स बना है, दैट इज मैटर और एनर्जी. सोच के देखो, इन दोनों के अलावा कुछ और है पूरे यूनिवर्स में? नहीं, आइदर मैटर और एनर्जी. इवन बोथ कैन बी इंटरचेंज into each other. Matter energy में convert हो सकता है, energy matter में convert हो सकती है. तो whole universe is made up of matter and energy. So we can define what is physics. It deals with it, or you can say it is the study of energy, matter and its motion. तो हम इसमें क्या स्टडी करते हैं? एनर्जी की स्टडी करते हैं, मैटर की, पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं, एंड उसके मोशन की स्टडी करते हैं. सो दिस इज फिजिक्स. आपके अराउंड जो कुछ भी हो रहा है, एवरी इवेंट दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय फिजिक्स, एक्सप्लेन्ड बाय लॉज ऑफ फिजिक्स. क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा. अब हम बात करते हैं, देखो फिजिक्स में अगर मैं कहूं, बेसिकली दो चीजें हैं. एक है यूनिफिकेशन एंड सेकंड है रिडक्शनिज्म. अब इनको हम थोड़ा सा समझ लें. यूनिफिकेशन क्या है? टू एक्सप्लेन वेरियस कंसेप्ट्स, टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमेना बाय फ्यू कंसेप्ट्स, फ्यू लॉज. मतलब हमने बहुत सारे जो फिनोमेना है, बहुत सारी चीजें हैं, उनको हमने कुछ कंसेप्ट से, या कह लो एक कंसेप्ट से ही, एक लॉ से ही, या कुछ कंसेप्ट से, कुछ थ्योरी से हमने एक्सप्लेन करना है, उसको हम यूनिफिकेशन कहते हैं. यूनिफिकेशन, यूनिफाई कर रहे हैं हमको. जैसे आप सपोज एग्जांपल लेते हैं हम. देखो, अगर मैं इस मार्कर को छोड़ दूं, ये मार्कर नीचे जा रहा है, तो इसको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर एक एप्पल नीचे गिर रहा है, फिर भी कौन सी फोर्स लगेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर जो अर्थ है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो फिर क्या लगेगा? वहां भी यही ग्रेविटेशनल फोर्स. इफ टू गैलेक्सीज, देयर आर टू गैलेक्सीज और देयर इज अ ब्लैक होल एट द सेंटर एंड एवरीथिंग रिवॉल्विंग अराउंड इट, वहां पे भी क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स. तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स ये सब इवेंट्स को एक्सप्लेन कर रहा है. सो इट इज यूनिफिकेशन. क्लियर? अब तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो क्या ट्राई कर रहे हैं? यूनिफिकेशन ऑफ ऑल फोर्सेस. हम सारी फोर्सेस को, देखो बेसिकली हमारे पास अगर हम बेसिक देखें, 4 फोर्सेस हैं, हम स्टडी करेंगे बाद में इनको. तो साइंटिस्ट क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं? हमारा यूनिवर्स एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ,
तो जब बिग बैंग, आपने सुना होगा नेम बिग बैंग, धमाका हुआ था एक, है ना, उसमें सब कुछ ऐसे सब कुछ बना, ओके, नो थ्योरी इज स्टिल फाइनल। अच्छा, जब सब कुछ एक एक बिंदु से आया, एक पॉइंट से आया, तो उस टाइम जब सब कुछ इकट्ठा था तो डेफिनेटली जो फोर्सेस थी वो भी तो इकट्ठी होंगी, वो भी तो उनका एक ही रूप होगा। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो फोर्सेस हैं, अलग अलग, ग्रेविटेशनल फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये अलग अलग हैं, इनको भी हम यूनिफाई करके एक ही फोर्स, एक ही मॉडल बनाएं। तो उसको GUT, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी, इस पे वर्क हो रहा है, ये बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो यूनिफिकेशन, बहुत सारे फील्ड्स को, बहुत सारे फिनोमिना को एक ही कंसेप्ट से, कुछ कंसेप्ट से एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म में क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कोई कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, कोई बिगर फिनोमिना है, उसको हमने उसके स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट, सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, सिंपल पार्ट्स हैं जो, उससे एक्सप्लेन करना। टू एक्सप्लेन अ कॉम्प्लेक्स, अ बिगर फिनोमिना बाय कंसिडरिंग इट्स सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। जैसे जैसे सपोज करो थर्मोडायनेमिक्स, हम स्टडी करेंगे 11th में थर्मोडायनेमिक्स, अभी आपके लिए थोड़ा नया है। थर्मोडायनेमिक्स में एक बड़ा सिस्टम है पार्टिकल्स का, हमने एक सिस्टम के टेम्परेचर की बात करनी है, पूरे बल्क सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसके टेम्परेचर की बात करनी है। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये पूरे बल्क सिस्टम का जो टेम्परेचर है ये डिपेंड करता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो पूरे सिस्टम का, पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम की जो क्वांटिटी है, जो वो इसके सिंपल जो पार्ट्स हैं अंदर, मॉलिक्यूल्स हैं, उसकी एक क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहे हैं, उससे एक्सप्लेन करेंगे। सो दिस इज रिडक्शनिज्म। क्लियर हुआ? ओके। तो अब थोड़ी बात करें हम स्कोप ऑफ फिजिक्स। आप कहोगे सर हम इतनी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, दिन रात फिजिक्स 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 हो रखा है, माइंड में पता नहीं क्या हो गया है सारा कुछ, इसका फायदा क्या है? जब फिजिक्स में हमें फ्यूचर में स्कोप क्या है, फिजिक्स में क्या कुछ है, फिजिक्स में क्या आता है, अगर हम फ्यूचर में फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम कौन कौन से उसमें सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, क्या क्या है फिजिक्स में। तो देखिए, जो फिजिक्स है इसको हम अगर क्लासीफाई करें तो बेसिकली दो पार्ट्स में कर सकते हैं, दैट वन इज द क्लासिकल फिजिक्स एंड सेकंड इज द मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स क्या है, अप टू 1900 जो हमने फाइंड आउट किया, जो लॉज हमने बनाए, मोस्टली वो क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में वी टॉक अबाउट मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करते हैं हम, बिगर पार्टिकल्स की, फाइनाइट साइज के जो पार्टिकल्स हैं अपने राउंड आप जो भी देखते हो वो क्लासिकल फिजिक्स में आ जाता है। जैसे सपोज करो आप बॉल कर रहे हो तो कितनी फोर्स लगाई, कितनी वेलोसिटी से बॉल जाएगा, एक कार जा रही है उसकी कितनी वेलोसिटी है, क्या डिस्प्लेसमेंट है, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, उसको कुछ कैलकुलेट करना है, ये सब कुछ क्लासिकल फिजिक्स में आप स्टडी करोगे। क्लियर हुई बात? मॉडर्न फिजिक्स क्या है, जो आफ्टर 1900 हमने जो डिस्कवर किया, हमने जो जाना नेचर के बारे में, वो मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स जो हमें इवन दिखाई भी नहीं देते अपनी आंख से, जिनका साइज बहुत स्मॉल है, those microscopic particles we study that in modern physics, like atoms, molecules, electrons, protons, elementary particles, subatomic particles। तो वो कुछ हम मॉडर्न फिजिक्स में स्टडी करते हैं, उनकी नेचर क्या है, उनके लॉज क्या हैं, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। अब जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, जो क्लासिकल फिजिक्स है, इसमें आ जाता है हमारे पास मेनली, आपको बता दूं, मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, ऑप्टिक्स है, तो ये कुछ चीजें हैं और भी हैं। और इनमें से देखिए, मैकेनिक्स हम 11th में स्टडी करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स भी 11th में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का कुछ पार्ट हम इसमें आ जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, मैग्नेटिक फोर्सेज, नॉर्थ साउथ पोल्स, इसको हम 12th में स्टडी करेंगे। एंड ऑप्टिक्स भी
ज़्यादा हम 12th में स्टडी करेंगे। और जो मॉडर्न फिजिक्स है इसमें जो मेनली निकल के आता है दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स, जो और यू कैन से क्वांटम फिजिक्स है। जो क्वांटम फिजिक्स है इसके बारे में कुछ ज़्यादा हम 11th-12th में स्टडी नहीं करेंगे, हल्की फुल्की बातें करेंगे हम क्वांटम फिजिक्स के बारे में। केमिस्ट्री में भी आप थोड़ा रीड करोगे क्वांटम फिजिक्स के बारे में। तो बेसिकली द approach of the physics is, the scope of the physics is very vast. It is from very microscopic particles, from atomic particles to the whole universe. It is very vast. Clear? Guys, आपको काफी मजा आया होगा ये समझने में कि साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है। अभी हमने ये पढ़ना है द वेरियस फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ द नेचर एंड द फंडामेंटल कंजर्वेशन लॉज। जब हमारा ये यूनिवर्स बना, तो जब ये बनता गया, इवॉल्व हुआ, एवोल्यूशन हुई, तो इसमें कुछ बेसिक फोर्सेस थे, कुछ बेसिक लॉज थे जो हमारे यूनिवर्स ने अडॉप्ट कर लिए, जिनके बेस के ऊपर ये बना है, सब कुछ बना है, हर एक फिनोमिना जिनके ऊपर बेस्ड है। तो जो वो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, कंजर्वेशन लॉज हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो आप वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर की। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।